अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 27 फरवरी 2026 है। इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर पॉलिसी तब्दील हो चुकी है, क्योंकि आज डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जो सवाल हुआ, उसके जवाब में जो टोन और जो अल्फाज का इस्तेमाल था, वो 6 जनवरी 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जमीन और आसमान के फर्क जितना था। क्या ये जंग की सूरत हाल की टोन थी या ओवरऑल पॉलिसी तब्दील हो गई है? इससे मुतालिक एक खबर भी आपके गोश गुजार करूंगी और उसके साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के बायस अब तक पाकिस्तान ने क्या कुछ अचीव किया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। सेकेंडली हम ये भी बात करेंगे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की किसी टोन की तब्दीली की सूरत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चलती हुई अदालती जो है वो इंतकाम है, उसमें भी कोई कमी आएगी, कोई फर्क आएगा या नहीं, ये भी देखना होगा। और आखिर में अफगानिस्तान के जो तालिबान रिजीम है, वो अब हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त कर रही है कि उनसे बात की जाए और जो ऑपरेशन है या जो जंग है उसको रोका जाए। इस तमाम तर वाक़ये की तफ़सील को जो है वो, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड है, तो बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये कि डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसका मुद्दा था, ज़ाहिर-सी बात है, अफ़गानिस्तान के साथ गुज़िश्ता रोज़ चलने वाली कशीदगी के बाद शुरू होने वाले ऑपरेशन लिल हक़ के बारे में था। ज़रबुल हक, थोड़ा-सा नाम आपको पता है, लेते हुए ना इंसान थोड़ा नाम याद होते हुए थोड़ा मसला हो जाता है। ख़ैर, तो उन्होंने इस ऑपरेशन की तफ़सीलात बताई और ऑपरेशन की तफ़सीलात बताते हुए ये बताया कि पाकिस्तान ने अब तक ऑपरेशन से क्या कुछ अचीव किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन ग़ज़बुल लिल हक़ जो है वो जारी है और अब तक तालिबान रजीम के 274 एहलकार यानी 274 एहलकार जो है वो हलाक हुए और 400 ज़ख्मी हुए। डीजीआईएसपीआर ने ये भी कहा कि जो 274 हलाक होने का फिगर है, ये कंफर्म फिगर है, अनकंफर्म ज्यादा भी हो सकते हैं, कैजुअलिटीज ज्यादा भी हो सकती हैं अफगान साइड पे। फिर डीजीआईएसपीआर ने जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि बेसिकली जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका मुद्दा ही ऑपरेशन ग़ज़बुल हक के हवाले से ब्रीफिंग था। तो उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं है। दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान ये ऑपरेशन करके अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज ने बॉर्डर के करीब फितनतुल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर सो कॉल्ड एक्शन लिया। उन्होंने मजीद कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई और तमाम मकामात पर हमलों को पसपा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया है कि दुनिया ने देखा, तमाम मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। डीजीआईएसपीआर ने मजीद कहा कि ऑपरेशन ग़ज़बुल हक में 274 तालिबान रजीम के एहलकार जो है वो एहलकार ख्वारिज यानी नो लोकल्स, वो अभी तक क्लेम करे कि कोई लोकल नहीं, ख्वारिज जो है वो हलाक हुए हैं और जो 400 से ज्यादा जख्मी हुए हैं वो भी ख्वारिज ही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो अफ़गान तालिबान की 74 से ज़ायद पोस्टें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। तालिबान रजीम की 18 चौकियाँ पाकिस्तान ने कब्ज़े में ली हैं, जबकि दुश्मन के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं, तबाह की जा चुकी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तान फ़ौज के 12 सपूत शहीद हुए, जबकि 27 ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गानिस्तान इसके मुकाबले में ज़्यादा जो है वो क्लेम कर रहा था, जबकि जो कन्फर्म्ड सोर्सेज़ ऑफ़िशियल हमारे पास हैं, उससे ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी तादाद जो है वो 12 हैं, जबकि 27 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा ये भी कहा कि एबटाबाद और नौशहरा में जो है वो ड्रोन हमले किए गए, जिनको नाकाम बनाया गया। इसके अलावा फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि काबुल, पख्तिया और कंदहार में अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया गया। उसके अलावा जब ये सवाल हुआ डीजीआईएसपीआर से कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको लेकर जो है वो क्या आपका मौक़िफ़ है? पीटीआई इस सारे मुद्दे में किधर है? सहाफ़ी हमाद हसन ने जो है वो सवाल किया, तो उसके जवाब में डीजीआईएसपीआर ने से एक स्माइल के साथ एक वो जो पिछली दफ़ा के एक्सप्रेशंस थे ना, जिसमें बात जो है वो 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई थी, जिसमें इमरान खान को कहा गया था कि तुम हो कौन? समझते क्या हो खुद को? तुम ज़हनी मरीज़ हो। और फिर कहा गया कि जी इमरान खान के बारे में कि जी वो नार्सिसिस्ट हैं और वो जो है वो अपनी बनाई हुई दुनिया में रहते हैं और वो जो है वो खुद को बहुत सबसे ऊपर और दुरुस्त समझते हैं। फिर उसके बाद 6 जनवरी को जो है वो डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सुहेल आफरीदी के बारे में थी और सुहेल आफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से अगर दहशतगर्दों की सहूलतकारी ना हो, तो दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हो सकता है। लेकिन आज
ना सिर्फ टोन तब्दील थी बल्कि जवाब भी मुख्तलिफ था। आज जब सवाल हुआ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो डीजी आईएसपीआर ने जवाब दिया कि इस हमारा इंग्लिश में उन्होंने कहा कि हमारे जो भी सियासी जो है वो डिफरेंसेस हैं, चाहे हमारे सियासी पर्सपेक्टिव या सियासी नज़रियात जो भी हों, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं और इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है और ना ही दहशतगर्दों के सहूलतकारों की जगह है। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सहूलतकार से आज उन सियासी जमातों में शामिल हो चुकी है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ ये समझती हैं कि दहशतगर्द जो है वो उसका कोई कौम, मज़हब, कोई जो है वो अकीदा नहीं होता। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुसलसल ये मौक़िफ़ रखती आई है कि किसी के साथ बातचीत के ज़रिए हल निकालने का मतलब ये नहीं है या ये मशवरा देने का मतलब ये नहीं है कि हम दहशतगर्दी को जो है वो दुरुस्त समझते हैं और दहशतगर्दी को अपने सूबे में ज़बरदस्ती नाफ़िज़ करके बैठे। यानी आप खुद देखिए, आप तुक देखिए कि एक सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तीसरी मर्तबा जो है वो दौर में आई है। क्या वो ये चाहेगी या आप अपने ऊपर रख के सोचिए कि कोई भी हुकूमत ये चाहेगी कि जी उसके मुल्क के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी चलती रहे, ताकि सारी दुनिया को ये बयानिया बनाने को मिले कि जी ये जो सियासी जमात है, ये जिस सूबे में बैठी है, उस सूबे से दहशतगर्दी खत्म नहीं होती। सच ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की साइड पर जो तालिबान का बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का नेटवर्क है, उसके अंदर असल जो है वो ज़िम्मेदारान कौन है? असल ज़िम्मेदार वो कौन है जिन्होंने अफ़गान तालिबान हो या टीटीपी पाकिस्तान हो, उनको यहाँ से निकलने नहीं दिया, उनको ख़त्म नहीं किया। अफ़गानिस्तान के अंदर जो टीटीपी है, उसको ख़त्म करने से ज़्यादा फ़ोकस हमें अपने मुल्क के अंदर टीटीपी को ख़त्म करने पर भी होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके लिए कभी भी ये मौक़िफ़ रखती आई है कि जंग हल नहीं है, ऑपरेशन हल नहीं है, बातचीत से लोकल कम्युनिटी को एतमाद में लेकर आगे चलने की ज़रूरत है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। अब नज़र ये आता है कि एस्टेब्लिशमेंट आकर इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है और ये रियलाइज़ेशन हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी बाकी तमाम सियासी जमातों की तरह, एएनपी की तरह, मौलाना फज़लुर रहमान की तरह, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ ये भी यही है कि दहशतगर्दी किसी तौर काबिल कबूल नहीं है, लेकिन मामलात को खुश असलूबी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जंग के बाद सबसे पहले एमिल वली खान जो कि एएनपी के सरबराह हैं, उन्होंने जो अपना बयान जारी किया, उसमें उन्होंने भी यही कहा कि जी जंग हल नहीं है, बातचीत के ज़रिए हल निकालना चाहिए। मौलाना फज़लुर रहमान ने रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने भी यही कहा कि बातचीत के ज़रिए अच्छे तरीके से शाइस्तगी से हल निकालना चाहिए। जंग जो है वो एक तरफ़ा वो किसी भी चीज़ का हल नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी मौक़िफ़ यही था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 6 जनवरी 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक डीजीआईएसपीआर के मुताबिक जो है वो उन जमातों में से थी जो सहूलतकारी कर रहे हैं दहशतगर्दों की, लेकिन आज उनका बयान तब्दील हुआ और ये तब्दीली की रियलाइज़ेशन कहाँ से हुई, इस पर मैं खबर आपको देती हूँ। लेकिन इसी से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हम जाएँ 6 जनवरी को, तो इन्हीं डीजीआईएसपीआर ने एएनपी को और मौलाना फज़लुर रहमान की जमात को उसके साथ जमात-ए-इस्लामी को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, तमाम जमातों को सराहते हुए कहा था कि जी इनके लोग तो शहीद होते हैं, पीटीआई का कोई शहीद क्यों नहीं होता? पीटीआई के किसी बंदे को क्यों नहीं मारा जाता? और उसी टाइम में, उसी अरसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोकल लीडर्स को ना सिर्फ नुकसान पहुँचाया गया था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने आकर ये बताया था कि हमारे कितने लोग दहशतगर्दी का शिकार होते हैं और जिन-जिन इलाकों से ताल्लुक है वहाँ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनएज़, एमपीएस का, उनके सारे आधे से ज़्यादा के इलाकों में तो ऑपरेशंस चल रहे थे। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन हुई, उसके बाद हमने देखा कि एपिसोड तीरावली चली, तीरावली एपिसोड के बाद आकर अब एस्टेब्लिशमेंट का कम से कम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बराह रास्त टारगेट करने का सिलसिला रुक चुका है। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि तीरावली मामले के बाद जब वो एक बात हुई, उस पे जो डैमेज जो है वो जिस तरह से सहना पड़ा, उसके बाद से फिर खामोशी हो गई। फिर तीरावली मामले पे खामोशी के अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी कुछ चीज़ों में खामोशी इख्तियार की, लेकिन फिर जो है वो सुहेल आफरीदी ने आपसे कुछ दिन कबल तीरा के मामले पर दोबारा कहा कि जी मेरे लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस मार रही है, लेकिन उसका भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। तो अब आकर ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट कहीं न कहीं दहशतगर्दी के मामले पर ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो टारगेट कर रही थी, उस कद से जो है वो एक कदम पीछे हट गई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मौजूदा जंगी सूरत-ए-हाल में क्लियरली ये कहा है, सुहेल आफरीदी ने ये कहा है कि जी कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का एक-एक इंच की जो हिफाज़त जो है वो हमारा कौमी फ़रीज़ा है। और आज डीजीआईएसपीआर ने भी इसी किस्म की बात का इज़हार किया कि जी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर किसी सियासी जमात को कोई भी एतराज़ नहीं था और फिर जो नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज़ हुआ,
उस पर भी किसी सियासी जमात ने एतराज़ नहीं किया। तो कहीं न कहीं जो बैकडोर राब्ते हुए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके अंदर ये फ़िज़ा ज़रूर बनी है और ये रियलाइज़ेशन ज़रूर हुई है कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी बाकी तमाम सियासी जमातों की तरह पाकिस्तान ही की जमात है। उसको गद्दारी के या मुहिब-ए-वतन होने के फ़तवे देने का कम से कम हक किसी को नहीं है। और अब आकर ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ जहाँ एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी जो है वो पीटीआई को लेकर बेहतर हो रही है, वहीं पर इमरान खान के अहल खाना या इमरान खान को लेकर बेहतर नहीं हो रही। ये सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो दस्तयाब बाहर की आदत है, उसको लेकर थोड़ा बहुत नैरेटिव शिफ्ट है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ये रियलाइज़ेशन भी है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं न कहीं बैकडोर राब्ते करके किसी न किसी जगह बैठ के, चाहे वो सूबाई मामलात पर ही था, बैठ कर के जो कुछ यकीन दहानियाँ उनकी जानिब से कराई गई, उनको पूरा नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर जो गोलाबारी है, लफ्ज़ी गोलाबारी, वो ख़त्म हो गई है। तो अब ये देखना है कि क्या पीटीआई को कुछ बेहतरी भी मिल सकेगी, क्योंकि दूसरी जानिब अलीमा ख़ानम साहिबा को जो है वो 26 नवंबर के मुकदमे में जज अमजद अली शाह की अदालत से जो है वो सज़ा दिलवाने का भी प्लान है आइंदा हफ़्ते में। तो उस सूरत में क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई बेहतरी आ सकती है या नहीं, ये देखना होगा। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जो कि बराह रास्त अलीमा ख़ानम साहिबा को टारगेट भी कर रही है, क्या वो उनकी सज़ा के बाद खुशी तो नहीं जो है वो अपनी उसका इज़हार कर रही होगी? क्योंकि खबर जो मैंने आपको आगाज़ में कहा था कि वो मैं आपको दूँगी, वो ये भी थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 3-4 माह के लिए जो अपने एहतजाज हैं, तहरीकें हैं, उनको रोकने का कहा गया था और कहा गया था कि कोई कॉल ना दें। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस बात पर अमल भी कर रही है, आपके सामने है, आपको नज़र भी आ रहा है। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे सवाल करते हैं कि जी क्यों नहीं सुहेल आफरीदी बोलते, क्या मसला है? वो अपने सूबे के हवाले से चंद एक कमिटमेंट्स पे जो है वो कमिटमेंट्स कर रहे हैं और इन्हीं कमिटमेंट्स की वजह से कहीं न कहीं जो है वो ये खामोशी भी नज़र आती है। और फिर दूसरी जानिब से भी थोड़ी-सी बेहतरी जो कि ग्रेजुअली एक चेंज आपको नज़र आ रहा है, वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि आज वो भी उन तमाम जमातों में शामिल हो गई है जो पिछली बार बड़ी मुहिब-ए-वतन थी और पीटीआई गद्दार थी। आज पीटीआई भी मुहिब-ए-वतन जमात है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जब बात आती है जंग की, तो सबसे बड़ा जो मसला है, आपने खुद देखा होगा, वो एक वज़ारत इत्तलात से ना एक वीडियो जारी हुई गुज़िश्ता रात, तो उसके अंदर चंद एक जो वज़ारत इत्तलात के अंदर सोशल मीडिया सेल चलाते हैं, वो जो है वो लड़के-लड़कियाँ हैं और उसके अंदर वो अच्छा जी वाली एक वीडियो है जो बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है। उस वीडियो पर नहीं जाऊँगी, वीडियो बेहतर हो सकती थी, इस तरह से रेसिज़्म के बजाय, तज़हीक के बजाय किसी और तरीके से भी अपनी ह्यूमर को इस्तेमाल किया जा सकता था। मगर बहरहाल इस तमाम तर सिचुएशन में वो जो भी था, बतौर तारिड़ ने ही अप्रूवल दिया, एक्चुअली कॉल ऑफ भी उन्हीं करना मतलब उन्हीं को जो है वो कॉल ऑन भी करना चाहिए, उन्हीं के का नाम लेकर भी तनकीद करनी चाहिए। अब उसमें जो बेचारे लड़के-लड़कियाँ काम कर रहे हैं, उनको लोगों ने ट्रोल कर के जो है वो अन्नी मचाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की आवाम या जो यूथ है, वो इंडिया के मामले पर बड़ी चार्ज्ड होती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग इज़ क्वाइट अनदर काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि जो इंडिया है वो हमारा रिवायती हरीफ है। अफ़गानिस्तान को लेकर सिचुएशन ये है कि जी अफ़गानिस्तान के साथ हमने बहुत अरसा कुर्बत गुज़ारी है। अफ़गान कौम किस तरह की है, अफ़गान कौम के ऊपर क़यादत जो है वो कितनी जो है वो नीच हो सकती है, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं। वो कितने एहसान फरामोश हैं, उनको नमक हराम कहा जाता है, पता नहीं क्या-क्या टैग्स दिए जाते हैं। इसके पीछे भी पूरी डिबेट है। पाकिस्तान ने अगर अफ़गानिस्तान के जो रिफ्यूजीज़ हैं, उनको 40 साल तक होस्ट किया, तो तमाम तर फंड्स भी इंटरनेशनली पाकिस्तान के अंदर आए, डॉलर्स भी पाकिस्तान के अंदर आए उन रिफ्यूजीज़ के नाम पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके ऊपर हम बात करें न्यूट्रली तो फिर बहुत सारी डिबेट कहीं आगे जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के साथ जंग को लेकर वो वाला एंथुसियाज़्म आपको इसलिए नहीं दिखता जो इंडिया के साथ में दिखता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ जब जंग होती है ना, तो दहशतगर्दी बढ़ती है, कम नहीं होती। इंडिया के साथ जब जंग होती है तो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी चंद अज़ला में हमें ज़रूर नज़र आती है, लेकिन हमें ये पता है कि इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है पंजाब का, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, पंजाब में खैर होगी। इंडिया के साथ जो हमारा सिंध का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, वहाँ खैर होगी। ये यकीन हमें बलूचिस्तान और केपी को लेकर नहीं है, जो बॉर्डर हमारा अफ़गानिस्तान को लगता है, क्योंकि हमें पता है कि वो जो हमारा 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, इस साइड से, वो इतना पोरस है, इतना खतरनाक है और वहाँ से हर सूरत जो है वो तालिबान ने घुसना है पाकिस्तान के अंदर, और जो हमारे अपने शहरी हैं, मासूम शहरी खैबर पख्तूनख्वा के हों, बलूचिस्तान के हों, वो सफ़र करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर, और फिर दोनों जानिब मुसलमान ममालिक हैं। इंडिया को लेकर तो इसलिए भी एंथुसियाज़्म इतना होता है ना कि बस काफ़िर को मारो। तो वो जो एक
चलता हुआ सदियों से एक सेंटिमेंट आ रहा है, वो एक अलग तरह से होता है, लेकिन जंगें कभी भी हल नहीं हुआ करती किसी भी चीज़ का। जंग में कोई भी फरीक जीतता नहीं है। ठीक है, आपको बर्तरी नज़र आती है, लेकिन जो लोकल लोग मर जाते हैं, जो अमन ख़त्म होता है, तो फिर वो हार होती है। तो जीत या हार से ज़्यादा जो इस वक़्त रियलाइज़ेशन की ज़रूरत है, वो ये है कि अब आकर अफ़गान तालिबान रिजीम जो है वो पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जी आप हमारे साथ बैठकर बातचीत करें, बातचीत में हमें एंगेज करें, हम आपसे बातचीत चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान अपना जो ऑपरेशन है उसको ज़रबिल हक उसको कॉल ऑफ करेगा या फिर वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी तक तो वो चल रहा है। तो अब देखना है सेंट्री प्रिवेल होगी या नहीं होगी, चंद एक यकीन दहानियाँ जो है वो अफ़गान हुकूमत कहती है कि जी वो कराने को तैयार है, और ये अफ़गान रजीम अगर ये यकीन दहानी कराए कि जी नहीं वो, और वो ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले भी पाकिस्तान को कहा कि हमारे मुल्क के अंदर किसी भी तरह से दहशतगर्दी स्पॉन्सर नहीं हो रही, लेकिन ये बात कहना, फिर गुज़िश्ता रोज़ की धमकियाँ लगाना, फिर ये बताना कि जी हम इस्लामाबाद को नहीं छोड़ेंगे, हम मुँह तोड़ जवाब देंगे, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर बैठकर चंद एक बातों पर कमिटमेंट हो जाए, तो उसके बाद आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों ममालिक दोस्ताना तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं, सोचा जा सकता है, चीज़ों का हल निकाला जा सकता है। दोनों ही ममालिक दहशतगर्दी से मुतासरा हैं, लेकिन तालिबान हुकूमत जिसको आज तक किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, अगर वो स्टेप डाउन नहीं करती है अपने कम अज़ कम इन होस्टाइल किस्म की एक्टिविटीज़ से, जो वो दोनों जानिब से कर रही है, तो फिर मामलात जो है वो ख़राब होंगे। दहशतगर्दी का हम बार-बार ये बात करते हैं और हर बंदा जानता है, कोई मज़हब, कोई मुल्क, कोई जो है वो टेरिटरी नहीं होती। दहशतगर्द का कोई दीन-ईमान नहीं होता। तो उसके लिए खिलाफ़ लड़ने के लिए भी एक-दूसरे को फ़तवे बाँटने से बेहतर है कि मुत्तहिद होकर लड़ा जाए, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जो-जो मुतासरा जगह हैं, वहाँ पर जो है वो यूनिटी देखी जाए और फिर मामलात को लेकर आगे बढ़ा जाए। तो अब देखना है क्या होगा, पाकिस्तानी क़यादत क्या रियलाइज़ करती है, किस तरीके से पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ा जाता है, सरहदों को कितना महफूज़ बनाया जाता है। इन द एंड ऑफ द डे जो जवान हैं, पाक फ़ौज के, पुलिस के, सीटीडी के, वो सब जो है वो एफसी के, वो शहादतें पेश कर रहे हैं। हम तो फिर भी घरों में ही बैठे हैं और बात ही कर रहे हैं। फ़ील्ड के अंदर भी जाते हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर आपने अपने मुल्क में बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले लोगों को भी सिक्योर करना है, अफ़वाज के अंदर भी शहादतों का जो है या हमारी जो पुलिस सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके अंदर भी इन शहादतों का सिलसिला जो है वो रोकना है, कुछ बेहतरी लानी है और अमन कायम करना है, तो उसके लिए बातचीत के ज़रिए ही हल निकलेगा। और ये बात सिर्फ़ कोई एक मखसूस जमात नहीं कह रही, बल्कि जो कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समेत खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन से वाकिफ़ है, एएनपी आप खुद देखिए, मौलाना फज़ल रहमान की पार्टी वहाँ पर होल्ड रखती है, वो सब जमातें बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल का मुतालबा और तकाज़ा करती नज़र आती हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पिछले 50 सालों से हमारा सूबा सिर्फ़ जल रहा है, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, ये जंग कहीं जाकर ख़त्म होती नज़र नहीं आती, इस तरह से ही अगर लड़ी गई। तो बहरहाल ये सिचुएशन है अब तक की जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना कोई फीडबैक हो मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।